हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और सॉयर एयरलाइन के एक विमान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही बुरी तरीके से रोल करने लगा। पलक झपकते ही ये प्लेन एयरपोर्ट के रनवे में ही क्रैश हो गया। आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि प्लेन भयानक तरीके से क्रैश हो गया। एक साल बाद जब रिपोर्ट सामने आया तो इतनी लापरवाही सामने दिखाई दिया कि एविएशन के नाम से भरोसा ही उठ जाए। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। जून 2024, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेपाल। CRJ-200 मॉडल का एक प्लेन जिसे सॉयर एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, वो पिछले 34 दिनों से ग्राउंडेड था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेन में मेंटेनेंस का काफी काम बचा हुआ था। इसके अलावा प्लेन का जो एयर वर्दिनेस सर्टिफिकेट था वो भी एक्सपायर हो गया था। इस वक्त ये प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में था और इसका मेंटेनेंस होना था पोखरा एयरपोर्ट में। दिक्कत यहाँ पर यह थी कि प्लेन उड़कर पोखरा एयरपोर्ट नहीं जा सकता था क्योंकि इसकी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई थी और जब तक वहाँ प्लेन जाएगा नहीं तब तक प्लेन का मेंटेनेंस नहीं होने वाला। इसलिए CAAN ने 26 अप्रैल 2024 को एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाया, ये देखने के लिए कि प्लेन उड़ने लायक है या नहीं। उन्हें प्लेन में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने उड़ान भरने का परमिशन दे दिया ताकि सॉयर एयरलाइन दोबारा से एयर वर्दिनेस सर्टिफिकेट पा सके। इसके बाद जून 28, 5, 12 और 19 को प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया, पर ये सारे शॉर्ट टाइम मेंटेनेंस था। एक ही दिन में प्लेन का मेंटेनेंस करना था और प्लेन को रिलीज कर देना था। इसके अलावा जुलाई 22 को प्लेन के व्हील्स को भी चेंज किया गया और इसमें 2 दिनों का लंबा समय लगा। 2 दिनों के बाद जुलाई 24 को यह प्लेन वापस आ गया। अब नेपाल के एयर ट्रांसपोर्ट डिवीजन ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 72 घंटों का समय दिया बेस मेंटेनेंस चेक करवाने के लिए। अब एक बार फिर से इस प्लेन को पोखरा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। कैप्टन के पास 6185 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, वहीं को पायलट के पास 1824 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट में दोनों का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये एक फेरी फ्लाइट थी, यानी कि इस प्लेन को उड़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस करना था। इसलिए सिर्फ जिसकी जरूरत हो उसी को इस प्लेन में बैठकर जाना था। जिस सामान की जरूरत है सिर्फ उसी सामान को कार्गो में डालना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्लेन में 2 पायलट, 1 क्रू मेंबर, 15 पैसेंजर्स और 1 बच्चा सवार हो गए। उधर फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से पहले ही कॉकपिट में दाखिल हो चुके थे और टेक ऑफ की प्रिपरेशन करने लगे। उधर ग्राउंड में एक क्रू सामान को कार्गो होल्ड में डाल रहे थे, पर सामान इतना था कि पूरा कार्गो सेक्शन भर गया, इसलिए उन्होंने बचे हुए सामान को कैबिन में डलवा दिया। उधर फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के वेट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार प्लेन का V1, VR, V2 स्पीड कैलकुलेट किया और फ्लाइट कंप्यूटर में डाल दिया। अब यहाँ पर एंट्री हुई कैप्टन की। इन्होंने पूछा फर्स्ट ऑफिसर से कि आपने V स्पीड चेक कर लिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि जो फर्स्ट ऑफिसर ने कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं। अब प्लेन रनवे की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने इंजन स्टार्ट किया पर हुआ नहीं। दोबारा से ट्राई करने पर एक के बाद एक दोनों इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर में प्लेन रनवे 02 पर पहुंच गया। दोनों इंजन के पावर को मैक्सिमम कर दिया गया और 13 सेकंड्स के अंदर ही प्लेन का इंजन 92% पावर तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स में प्लेन 120 नॉट्स की स्पीड में पहुंच गया। धीरे धीरे ये प्लेन हवा में उठने लगा। हवा में ऊपर उठने के 4 सेकंड्स के अंतराल ही प्लेन का नोज 13 डिग्री ऊपर चला गया। आने वाले 2 सेकंड्स के अंदर ही 15 डिग्री ऊपर चला गया। प्लेन का नोज का इस तरह से ऊपर उठना कभी कम हुआ ही नहीं और फिर ये प्लेन रोल भी करने लगा। प्लेन के कॉकपिट में GPWS अलार्म बजने लगा, जो ये संकेत दे रहा था कि जल्द ही प्लेन ग्राउंड से टकरा सकता है। उधर योक भी तेजी से हिलते हुए ये संकेत दे रहा था कि प्लेन स्टॉल में जा चुका है। रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन से करीब 6100 फीट दूर ये रनवे पर रोल करते हुए टकरा गया। इसके बाद भी प्लेन का मलबा ऑलमोस्ट 1000 फीट आगे बढ़ता रहा। प्लेन का फ्यूजलेज एक कंटेनर से भी टकरा गया, जिसमें हेलीकॉप्टर के बहुत सारे पार्ट्स रखा हुआ था। प्लेन में लगी आग को दूर से भी देखा जा सकता था।
इस हादसे में सभी 19 लोगों में से 18 लोग मारे गए, सिर्फ कैप्टन की ही जान बच पाई। ये हादसा कई सारे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जो आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद करने वाला था। खैर, हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। दोनों ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया और इसे सिंगापुर भेज दिया गया। प्लेन के टेक ऑफ के बाद ऑलमोस्ट इस लोकेशन में ये अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड 100 फीट पर था। इसके बाद ये प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोते हुए क्रैश हो गया। प्लेन का मलबा एयरपोर्ट के कई हिस्सों में था। यहाँ पर प्लेन का विंग्स टकराया, यहाँ नीचे लेफ्ट विंग मिला, बाकी छोटे मोटे पुर्जे कुछ इस तरह से बिखरे पड़े थे। लेकिन मेन जो फ्यूजलेज था वो इस एरिया में था। जब इन्वेस्टिगेटर्स इस एरिया में पहुंचे तो उन्हें एक चौंकाने वाला नजारा दिखाई दिया। कायदे से इस प्लेन में सिर्फ मेंटेनेंस के पार्ट्स को लोड किया जाना था, पर मलबे में उन्हें फ्लेमेबल फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड और ऐसे ही कई सारे ज्वलनशील सामान प्लेन में डाला गया था। स्वैरे एयरलाइन के पास परमिट भी नहीं था इतने डेंजरस सामान को प्लेन में लोड करके ले जाने की, और भी कई सारे इलीगल सामान प्लेन में लोड किया गया था, लेकिन रेस्क्यू के दौरान उन सामान को हटा लिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को भी ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि छोटा सा तो मेंटेनेंस था, फिर भी इसके कार्गो सेक्शन में क्या डाला गया कि पूरा का पूरा कार्गो सेक्शन ही फुल हो गया। और चलो, कार्गो सेक्शन में सामान डाला तो डाला, ठीक है, लेकिन इन्होंने केबिन को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी भर भर के सामान डाला गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इतने सारे सामान को ले जाना? रिपोर्ट में इसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इन सामान का कोई परमिट था ही नहीं, इसलिए लोड मास्टर ने भी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा होगा। एयरलाइन कंपनी के पास भी कोई डेटा था नहीं कि किस सामान को ले जाया जा रहा था, कौन से सामान का कितना वजन था, कुछ पता नहीं। जब कभी भी प्लेन में कोई सामान लोड किया जाता है तो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। वो कितना भारी है, उसे प्लेन के किस हिस्से में लोड किया जा रहा है, इन सामान के अलावा प्लेन में कितना फ्यूल डाला गया है, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद प्लेन का CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट किया जाता है। तब जाकर पायलट्स प्लेन का V1, VR और V2 स्पीड कैलकुलेट करते हैं। V1 स्पीड को डिसीजन स्पीड कहते हैं। जब प्लेन शुरुआत में रनवे पर दौड़ता है तो उसे V1 स्पीड तक पहुंचना होता है। इसके बाद प्लेन VR स्पीड में पहुंचता है। अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्लेन को रोकने की जरूरत पड़ जाए, तो वो VR स्पीड से पहले हो सकता है। एक बार अगर प्लेन VR स्पीड तक पहुंच गया तो प्लेन का नोज ऊपर उठने लगता है। यहाँ पर ब्रेक लगाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो कुछ भी करना है VR स्पीड से पहले करो। VR स्पीड के बाद प्लेन V2 स्पीड में पहुंच जाता है। अब प्लेन हवा में ऊपर की ओर उठ रहा होता है। यहीं पर लैंडिंग गियर को क्लोज किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्लेन का वजन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यह डिसाइड करता है कि प्लेन का V1, VR और V2 स्पीड कितना होना चाहिए ताकि ये सही से उड़ान भर सके। मान लो अगर हम प्लेन के पीछे अधिक लोड डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है प्लेन का नोज थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करने लगेगा। इसलिए सामान को लोड करते समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी ध्यान देना होता है। लेकिन स्वैरे एयरलाइन के केस में बिल्कुल उल्टा था। इन्होंने रूल्स को फॉलो ही नहीं किया। यहाँ तक कि प्लेन में जितना भी सामान लोड किया गया वो सब कुछ अंदाजे से डाला गया। मतलब कि सब्जी बाजार बना दिया गया। लो भाई 2 टमाटर एक्स्ट्रा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्योंकि प्लेन के अंदर सब कुछ अंदाजे से डाला गया, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं था कि एक्चुअल में प्लेन का वजन कितना है। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके वजन का पता लगाने के लिए एक फॉर्मूले को यूज किया जिसे हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है। F = ma। F यहाँ पर फोर्स को इंडिकेट करता है। फोर्स यानी कि प्लेन का इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा था। वहीं A एक्सेलरेशन है और M यानी कि मास या कहें वेट, इसी का पता लगाना था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से इन्वेस्टिगेटर्स को ये तो पता था कि प्लेन का इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा था, प्लेन का एक्सेलरेशन क्या था, सिर्फ मास कितना kg है वो नहीं पता था। इस फॉर्मूला से जो प्लेन का वेट निकल कर आया वो ऑलमोस्ट 18,300 kg था। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लेन के इंजन के पावर में हमें एयर ड्रैग और फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखता है। खैर, प्लेन का वेट 18,300 kg तो निकल गया,
इसके अनुसार इस प्लेन का V1, VR और V2 118, 123 और 127 नॉट्स होना चाहिए था, पर स्वैर एयरलाइन का ये V स्पीड डेटा बहुत अलग था। अलग नहीं, इसे ब्लंडर कहा जा सकता है। दोस्तों, स्वैर एयरलाइन के टेक ऑफ चार्ट के अनुसार अगर प्लेन का वजन 18,500 kg है तो प्लेन का V1 स्पीड 120, VR 123, V2 135 नॉट्स होना चाहिए। लेकिन इस चार्ट में बहुत बड़ी लापरवाही की गई। लापरवाही ये थी कि अगर प्लेन का वेट 1000 kg कम है, यानी कि 17,500 kg, तो पायलट को यहाँ इस चार्ट को फॉलो करना है। इन दोनों चार्ट को देखिए, 17,500 kg और 18,500 kg, इन दोनों ही चार्ट का V स्पीड सेम है। ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट करके 17,000 kg के जगह 18,000 kg कर दिया गया हो। और ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ कि इस चार्ट में इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। इवन जब स्वैर एयरलाइन के पायलट से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इससे भी बड़ा ब्लंडर तब हो गया जब पायलट ने गलत चार्ट और गलत प्लेन के वेट का इस्तेमाल किया V1, VR, V2 स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। पायलट के हिसाब से ये 114 नॉट्स, 118 नॉट्स और 126 नॉट्स थी, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से V1 118 नॉट्स, VR 123 नॉट्स और इसके बाद प्लेन के स्पीड को और आगे बढ़ाते जाना था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि को पायलट ने जो स्पीड कैलकुलेट किया वो चार्ट में लिखे स्पीड से भी कम था। दरअसल यहाँ पर को पायलट ने प्लेन के वजन के हिसाब से प्लेन का स्पीड कैलकुलेट किया था और प्लेन का वजन कितना था ये उस वक्त किसी को पता ही नहीं था। सब अंदाजे से काम चल रहा था। ऊपर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी अता पता कुछ भी नहीं था। कुछ भी एक्यूरेसी से काम नहीं किया जा रहा था। आप सोच सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा ब्लंडर किया जा रहा था इस प्लेन के साथ। शायद ही मैंने कोई ऐसा एयरलाइन कंपनी देखा होगा जो इतनी लापरवाह हो सकती है। जब कैप्टन कॉकपिट में इंटर किया तो उन्होंने भी इस एरर को वेरीफाई नहीं किया, जबकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो V स्पीड को क्रॉस चेक करे। प्लेन ने टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये क्रैश हो गया। इस हादसे में किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं था। इट मीन्स जो कुछ भी हुआ लापरवाही की वजह से ही हुआ। पास्ट में भी ऐसा कई बार हो चुका था कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता प्लेन का नोज ऊपर की ओर उठने लग रहा था। अब पायलट को गलत चार्ट ही दे दिया जाएगा तो प्लेन इधर उधर तो उड़ेगा ही। लेकिन इस बार सारी लिमिट, हालांकि पायलट समझदार थे, वो तुरंत ही उठते हुए नोज को कंट्रोल कर ले रहे थे, लेकिन इस बार सारी लिमिट क्रॉस हो गई। अगेन इस हादसे में गलतियां इतनी सारी हुई कि ये जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया कि किस गलती की वजह से ये हादसा हो गया। मुझे लगता है दोस्तों कि वेट के साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही मायने रखता है, पर अफसोस ये सारी जानकारी पायलट को थी ही नहीं। हो सकता है प्लेन के पिछले हिस्से में अधिक सामान डाल दिया गया हो, इसलिए टेक ऑफ करते ही प्लेन के पिछले हिस्से में अधिक लोड बढ़ जाने की वजह से प्लेन का नोज ऊपर की ओर उठने लगा। या फिर ये भी हो सकता है कि टेक ऑफ करते ही कोई भारी सामान लुढ़क कर प्लेन के पिछले भाग में चला गया हो, या फिर ठीक से सामान को बांधा ना गया हो और वो भारी सामान टूटकर पीछे चला गया। कारण तो बहुत सारे हैं और हर कारण किसी न किसी लापरवाही की ओर इशारा करता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।